Hello, welcome all of you in this YouTube channel series in which you are going to study of an interesting literary theory that is named New Criticism. With the definition, origination, facts and analysis, let us start. New Criticism was a formalist movement in literary theory that dominated American literary criticism in the middle decades of the 20th century. न्यू क्रिटिसिज्म साहित्यिक सिद्धांत में एक औपचारिक आंदोलन था जिसने 20वीं सदी के मध्य दशकों में अमेरिकी साहित्यिक आलोचना पर अपना दबदबा कायम रखा। याद रखना, 20th सेंचुरी डिकेड में डोमिनेट किया था अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिसिज्म को। इट एम्फेसाइज्ड क्लोज रीडिंग particularly of poetry to discover how a work of literature functioned as a self-contained, self-referential aesthetic object। इसने विशेष रूप से कविता के गहन अध्ययन पर जोर दिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि साहित्य का कोई कार्य किस तरह से एक आत्मनिर्भर आत्मसंदर्भित सौंदर्य वस्तु के रूप में कार्य करता है। द टर्म न्यू क्रिटिसिज्म was first used by Joel A. Spingarn in an address at Columbia University on the New Criticism। The New Criticism कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एड्रेस किया था, संबोधन किया था इस शब्द का उन्होंने, किसने? जोएल ई स्पेंगार्न में। एंड द एड्रेस itself may be regarded as the manifesto of the new criticism, और यहीं से ये एक मैनिफेस्टो पड़ गया था न्यू क्रिटिसिज्म के नाम से। The movement derived its name from John Crow Ransom, a great American critic, and his book The New Criticism के नाम से in 1941, in which he studied four great contemporary critics and made a forceful plea for ontological criticism। याद रखें, इस आंदोलन का नाम जॉन क्रो रैनसम, एक महान अमेरिकी आलोचक, और 1941 में उनकी पुस्तक द न्यू क्रिटिसिज्म से लिया गया है, जिसमें उन्होंने 4 महान समकालीन आलोचकों का अध्ययन किया था और ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिसिज्म के लिए एक जोरदार दलील भी दी थी। रैनसम एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इज द की फिगर इन द मूवमेंट एज इफ न्यू क्रिटिसिज्म हैज एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ अ स्कूल। इट इज largely owing to his able and persistent advocacy। persistent advocacy means रैनसम वास्तव में एक आंदोलन में मुख्य व्यक्ति हैं, और यदि न्यू क्रिटिसिज्म ने एक स्कूल का दर्जा प्राप्त किया तो यह काफ़ी हद तक उनकी सक्षम और लगातार वकालत के कारण होता है। परसिस्टेंट एडवोकेसी के कारण ये बहुत ही ऊंचाइयों तक अपना इस बुक के साथ में इस वर्क को और इस टर्म को न्यू क्रिटिसिज्म को ऊपर उठा कर ले गए। It is generally supposed that new criticism is a specifically American movement। याद रखना, ये आमतौर पर माना जाता है कि न्यू क्रिटिसिज्म एक विशेष रूप से अमेरिकी आंदोलन है, अमेरिकन मूवमेंट है। And it is forgotten that in England I.A. Richards and T.S. Eliot were its pioneers। Richards providing the theoretical basis for the technique of verbal analysis of the new school। बताया जाता है कि एक रूप से अमेरिकी आंदोलन है, लेकिन यह भी भुला दिया गया है कि इंग्लैंड में आई.ए. रिचर्ड्स और टी.एस. एलियट इसके अग्रदूत थे। टी.एस. एलियट ने भी बहुत आगे इसको लिखा है। रिचर्ड्स ने न्यू स्कूल के मौखिक विश्लेषण की तकनीकी के लिए सैद्धांतिक आधार प्रदान किया था। द न्यू स्कूल क्या होता है? द न्यू स्कूल आल्सो ओड मच टू अदर प्रेसिडिंग एंड कंटेम्पोरेरी क्रिटिकल मूवमेंट। The psychologists contributed their own bit to its rise। एक राइटर हैं जॉर्ज वाटसन, कंसिडर्स विचार करते हैं कि आई.ए. रिचर्ड्स रोल इन दिस कनेक्शन एज ऑल इम्पोर्टेंट। याद रखना, जॉर्ज वाटसन का मानना था कि आई.ए. रिचर्ड्स रोल है इन दिस कनेक्शन एज वेल इम्पोर्टेंट। ही राइट्स, और फिर उन्होंने लिखा, जॉर्ज वाटसन ने लिखा कि रिचर्ड्स क्लेम टू हैव pioneered Anglo-American new criticism of the 30s and 40s is unassailable। He provided the theoretical foundation on which the technique of verbal analysis was built। और उन्होंने लिखा कि 30 और 40 के दशक में एंग्लो अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म की शुरुआत करने का रिचर्ड्स का दावा अप्रतिरोध्य है, क्योंकि उन्होंने सैद्धांतिक आधार प्रदान किया था जिस पर मौखिक विश्लेषण की तकनीक का निर्माण किया जाना था।
Next point, New Criticism treats the literary work of art as a stand-alone self-sufficient object that can only be properly appreciated in isolation. New Criticism कला के साहित्यिक कार्य को एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर वस्तु के रूप में मानता है जिसकी सही तरह से सराहना केवल अलगाव में ही की जा सकती है या आइसोलेशन में की जा सकती है. Careful attention to the specificity of language use, a process usually referred to as close reading, should tell the reader everything they need to know about a text. भाषा के उपयोग की विशिष्टताओं पर सावधानीपूर्वक ध्यान देना एक प्रक्रिया जिसे आमतौर पर करीब से पढ़ना कहा जाता है. पाठक को किसी भी पाठ के बारे में जानने के लिए आवश्यक बहुत कुछ बता देना होता है. Next point, the new critics regarded every text. Every text means providing it was a sufficiently high standard to be deemed literary in the first place. As singular and ineffable, its meaning unique and incapable of being expressed by any other means. इसमें बताया गया है किसी अन्य माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता लेकिन विलक्षण और अकथनीय माना जाता है. इसका अर्थ अद्वितीय है. For this reason, new critics prized and all but insisted on difficulty with regard to language use and making it in an essential cornerstone in their attempt to define the good literary object. इस कारण से नए आलोचक के भाषा कठिनाइयों के कारण को और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी को ज़्यादा महत्व दे दिया और इस पर और ज़्यादा जोर डाल करके इसे अच्छी साहित्यिक वस्तु को परिभाषित करने के अपने प्रयास में एक आवश्यक आधारशिला बनाया. इसको और भी ज़्यादा अच्छी तरह से गुड लिटरेरी ऑब्जेक्ट के रूप में बनाने की कोशिश की. बाय डिफ़िकल्टी द न्यू क्रिटिक्स essentially meant polysemy as the structuralists would subsequently call it or multiple meaning. कठिनाई जो शब्द निकाल करके इसमें दिखाया गया है से एक नए आलोचकों का तात्पर्य अनिवार्य रूप से बहुअर्थता के रूप में दिखाता है. लाइक द रशियन फॉर्मलिस्ट्स, याद रखना रशियन फॉर्मलिस्ट्स इसकी वीडियो पहले से बना चुके हैं. बिफोर देम एंड विद अ सिमिलर जील फॉर द टेक्निकल साइड ऑफ राइटिंग, the new critics wanted to distinguish literature from non-literature in purely formal terms, which is to say purely on the basis of the language use. उनसे पहले से ही जो रूसी औपचारिकवादियों ने यानी कि रशियन फॉर्मलिस्ट ने इसी तरह से और लेखन के तकनीकी पक्ष के लिए समान उत्साह के साथ नए आलोचक साहित्य को गैर साहित्य से पूरी तरह से औपचारिक शब्दों को अलग करना चाहते थे, यानी पूरी तरह से भाषा के उपयोग के आधार पर भी अलग करना चाहते थे. विसाइड्स रैनसम, याद रखना विसाइड्स रैनसम, इनके अलावा रैनसम के अलावा विलियम एम्पसन, टी.एस. एलियट, आई. रिचर्ड्स, आर. ब्लैकमोर, एलन टेट, क्लिंथ ब्रूक्स, रॉबर्ट पेन, वायरन, W.K. Wimsatt and Monroe Beardsley are other brilliant practitioners of this school of criticism. ये स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म मीन्स आलोचनावाद के स्कूल के अन्य प्रतिभाशाली अभ्यासी लोग भी थे. इनके नाम हैं न्यू क्रिटिसिज्म बेस्ड बेसिक प्रिंसिपल्स. इसमें बेसिक प्रिंसिपल्स बताए गए हैं. कौन कौन से हैं? द बेसिक डॉक्ट्राइन्स एंड प्रिंसिपल्स मे बी समराइज्ड एज फॉलोज. टू द न्यू क्रिटिक्स, नंबर ए, प्रिंसिपल्स नंबर 1 क्या है जो न्यू क्रिटिसिज्म के प्रिंसिपल हैं या बुनियादी सिद्धांत के रूप में हैं, वो कौन कौन से हैं? टू द न्यू क्रिटिक्स, अ पोएम or a work of art is the thing in itself and the critic must concentrate all attention on it and illuminate it. The function of the critic is to analyze, interpret and evaluate a work of art. The critic must devote himself to close textual study unhampered by any extraneous concerns. एक नए आलोचकों की एक नई कविता या नया कला का काम अपने जीवन में एक चीज़ और आलोचक को अपना पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करना चाहिए और उसे प्रकाशित करना चाहिए. आलोचक का कार्य कला के काम का विश्लेषण, व्याख्या और मूल्यांकन करना होता है. यही फर्स्ट नंबर प्रिंसिपल है. सेकंड, बी नंबर, moral and religious considerations, social, political and environmental conditions. The details of the poet's biography are all irrelevant and are all obstacles in the way of a real understanding of a work of literature. नैतिक और धार्मिक विचार, सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय परिस्थितियाँ कवि की जीवनी का विवरण है.
सभी अप्रासंगिक हैं और साहित्य के काम की वास्तविक समझ में के रास्ते में सभी बाधाओं के रूप में भी आगे आते हैं। सी नंबर, द क्रिटिक मस्ट नॉट अलाउ हिमसेल्फ टू बी hampered and prejudiced by any literary theories also. D number, a poem has both form and content, and both should be closely studied and analyzed before a true understanding of its meaning becomes possible. Number E, words, images, rhythm, meter, etc. constitute the form of poetry and are to be closely studied. A poem is an organic whole, and these different parts are interconnected, and these interconnections, the reaction of the one upon the other and upon the total meaning, is to be closely followed and examined. ई नंबर में जो दिया गया है बताया है शब्द, चित्र, लय, छंद आदि कविता के रूप का निर्माण करते हैं और इनका बारीकी से अध्ययन किया जाना चाहिए। एक कविता एक जैविक संपूर्ण है और ये विभिन्न भाग आपस में जुड़े हुए होते हैं और इन अंतर संबंधों का एक कि दूसरे और कुल अर्थ पर प्रतिक्रिया का बारीकी से पालन और परीक्षण किया जाना चाहिए। नंबर एफ, द स्टडी ऑफ वर्ड्स, देयर अरेंजमेंट, द वे इन विच दे एक्ट एंड react on each other is all important. Words besides their literal significance also have emotional associative and symbolic significance, and also close application of and analysis can bring out their total meanings. याद रखना, शब्दों का अध्ययन, उनकी व्यवस्था, जिस तरह से वे एक दूसरे से कार्य करते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं, वह सब महत्वपूर्ण है। शब्दों का उनके शाब्दिक महत्व के अलावा भावनात्मक, साहचर्य और प्रतीकात्मक महत्व भी होता है और केवल गहन अनुप्रयोग और विश्लेषण ही उनके संपूर्ण अर्थ को सामने ला सकता है। नंबर जी, पोएट्री इज कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सो द न्यू क्रिटिक्स सीक टू अंडरस्टैंड द फुल मीनिंग ऑफ अ पोएम थ्रू अ स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज। नंबर एच, the new critics are opposed both to the historical and comparative methods of criticism. याद रखना, the new critics are opposed both to the historical and comparative methods of criticism. Historical considerations are extraneous to the work of literature, and comparison of works of art is to be resorted to with the great caution and in rare instances alone. For the intent and aim of writers differ, and so their methods, their teachings, techniques, their forms are bound to be different. H नंबर में दिया है, द न्यू क्रिटिक्स जो आलोचना की ऐतिहासिक और तुलनात्मक दोनों विधियों के विरोधी होते हैं और ऐतिहासिक विचार साहित्य के काम के लिए बाहरी हैं और कला के कार्यों की तुलना बहुत सावधानी से और केवल दुर्लभ मामलों से ही की जानी चाहिए, क्योंकि लेखक के इरादे और उद्देश्य अलग अलग होते हैं और इसलिए उनके तरीके, उनकी तकनीकी, उनके रूप अलग अलग होने के लिए बाध्य होते हैं। नंबर आई, दे आर ऑल्सो एंटी इम्प्रेशनिस्टिक instead of giving merely his impressions which are bound to be vague and subjective. The critic must make a close, objective and precise study of the poem concerned. J number, they concentrate on close textual study, on the study of the form, design and the texture of study poetry. The effects of the poem upon the readers are to be allowed to divert attention from the text. वे कविता के रूप में डिजाइन और बनावट के अध्ययन पर, गहन पाठ्य अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पाठकों पर कविता के प्रभावों को पाठ से यानी कि लेसन से या चैप्टर से ध्यान हटाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस तरीके के विचार थे, यही सिद्धांत इसमें दिखाए गए हैं। न्यू क्रिटिसिज्म के हैं मेन सिद्धांत, नोट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट, इट वाज W.K. Bimsat and Beardsley who introduced the ideas of intentional fallacy, याद रखना, intentional fallacy in 1946 and affective fallacy in 1949. W.K. Bimsat और Beardsley ने दोनों ने मिल करके इंट्रोड्यूस किया था इंटेंशनल फालेसी को 1946 में और 1949 में अफेक्टिव फालेसी को इंट्रोड्यूस किया था। इंटेंशनल फालेसी और अफेक्टिव फालेसी क्या होता है? इंटेंशनल फालेसी
It is to describe the problem inherent in trying to judge a work of art by assuming the purpose of the artist who created it. याद रखना, इंटेंशनल फालेशी और अफेक्टिव फालेशी ये दोनों बिमसेट और बियर्डस्ले ने दिया था। इंटेंशनल फालेशी को बोलते हैं कि यह उस समस्या का वर्णन करना है जो इसे बनाने वाले कलाकार के उद्देश्य को मानकर कला के लिए किसी कार्य का न्याय करने की कोशिश में निहित होता है। Affective fallacy. It is used to refer to the supposed error of judging or evaluating a text or the basis of its emotional effects on readers. Affective fallacy इसका उपयोग पाठकों पर इसके भावनात्मक प्रभावों के आधार पर किसी पाठ का न्याय करने या मूल्यांकन करने की कथित त्रुटि को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। Very influential were the critical essays of T.S. Eliot. सच है, T.S. Eliot के द्वारा जो लिखे गए हैं कुछ एसेस हैं, क्रिटिकल एसेस। फर्स्ट इसे ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट में जो वर्ड आया था उनका, जो टर्म उन्होंने निकाला था, ओरिजिनेट किया था थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, इस एसे में, जो क्रिटिकल एसे में, उन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म को ओरिजिनेट किया। द मेटाफिजिकल पोइट्स, ये एसे क्रिटिकल एसे T.S. Eliot का था। इसमें डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और एक दूसरा है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी ब्रैकेट में लिखा हो डिफरेंस बिटवीन द इंटेलेक्चुअल एंड द रिफ्लेक्टिव पोइट, और यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी में द हार्मोनियस फ्यूजन ऑफ थॉट एंड फीलिंग वेयर इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट्स आर एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टली एंड सेंसुअसली। इसमें विचार और भावना का सामंजस्य संलयन, जहाँ बौद्धिक अवधारणाओं को सीधे तौर पर अनुभव किया जाता है। न्यू क्रिटिसिज्म में W.K. विमसेट और बियर्डस्ले ने द वर्बल आइकन नाम के एक बुक लिखी जो 1954 में लिखी थी, यानी 1954 में। J.C. रैनसम, उनकी एक लिखी गई बुक थी द वर्ल्ड बॉडी के नाम से 1938 में लिखी। न्यू क्रिटिसिज्म के नाम से 1941 में लिखी। गॉड विदाउट थंडर के नाम से 1930 में लिखी। I.A. रिचर्ड्स, जो ब्रिटिश राइटर थे, उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 में लिखी। द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 में लिखी। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में लिखी। द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक, ये 1936 में लिखी। T.S. Eliot ने द यूज़ ऑफ पोइट्री एंड द यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म के नाम से 1933 में लिखी, जो न्यू क्रिटिसिज्म के पार्ट बने। आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बने रहिए मेरे इस वीडियो चैनल, यूट्यूब चैनल की सीरीज में। धन्यवाद।